बहुत घिनौनी राजनीति हो गई है आज की, जो है बहुत घिनौनी राजनीति है। मैं आता हूँ बिलाल साहब आखिरी टिप्पणी के लिए कार्यक्रम की। जो हालात है तो आपके सामने हैं। कल ही मैंने एक एपिसोड किया जो कल सुबह प्रसारित किया जाएगा। भारत में पिछले 5 सालों में 548 लोग मोदी सरकार के द्वारा देशद्रोह में गिरफ्तार किए गए हैं, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। 548 लोग, ये संसद में दिया गया बयान है। 548 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 12 लोगों को दोषी साबित किया गया है। तो ये विक्टिमाइजेशन का एक एक्सट्रीम है, जहां पर आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाते हैं। और उसके अंदर कुछ हिंदूज भी हैं, और लेकिन मेजोरिटी की संख्या क्या कहते हैं मुस्लिम्स की है। और कप्पन साहब को कैसे इतने साल तक अंदर रखा गया फिल्म सी ग्राउंड के ऊपर, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन इन हालातों के अंदर मोदी जी ने एक नया पैराडाइम सेट कर दिया है विरोधियों को आतंकवादी कहने का। तो फिर जो खड्डे आज आप खोद रहे हो, उस खड्डे में एक दिन भारतीय जनता पार्टी भी गिरेगी। जैसे कि टिट फॉर टैट होता है। हमने भारतीय मीडिया जयशंकर के बयान पर बहुत खुश हुई है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, बिलावल भुट्टो के बयान पर पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया बहुत हैप्पी है। वो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की धरती के पर आकर चैलेंज करके गया कि आप ये मत समझिए कि हम जवाब नहीं दे सकते, जब हम जवाब देंगे तो आप भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। ये वर्ड बोल के गया है वो बिलावल भुट्टो, लेकिन भारतीय मीडिया उसको कवर नहीं करेगा। पाकिस्तानी मीडिया के लिए आज बिलावल भुट्टो हीरो बन गया, मैं आपको बताऊं। खैर, मेरा मुद्दा यह था कि अल्टीमेटली ये जो पैराडाइम सेट हुआ आतंकवाद का विपक्षियों का, ये हमें कहां लेके जाएगा। अंतिम टिप्पणी आपकी कार्यक्रम। देखिए वोरा जी, यहीं से डिबेट शुरू हुई और इस डिबेट के अंदर बहुत सारे शेड्स हमें देखने को मिले और एक डिफरेंट ट्रैक से होते हुए एक डिफरेंट मोड में डिबेट चली गई, लेकिन उसका लार्जर डायनेमिक्स और लार्जर जो डायमेंशन है वो अपना सेंटर फोकस बनाए हुए। दरअसल जब आप कांग्रेस जैसी पार्टी को आतंकवादी कहते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। देखिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टेट्समैन, उन्होंने उनके जब आप उनको स्टडी करते हैं तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो अपने जब प्रधानमंत्री बने और जिस तरह से नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, और उस परिप्रेक्ष्य में वो देश के राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा करते थे और उसमें वो ये खास तौर से दर्शाया करते थे कि हमें सांप्रदायिकता से सचेत रहने की जरूरत है। ये एक फासिस्ट विचारधारा है जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है, और समय समय पर इस तरह के पत्र लिख के वो लोगों को, अपने मुख्यमंत्रियों को आगाह किया करते थे। दरअसल देश के मॉडर्न आर्किटेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू इस खतरे को भांप चुके थे कि ये जो सांप्रदायिकता है ये देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। देश के अंदर कई तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, देश के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशंस बदली, लेकिन जिन लोगों के कांधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत ही मैं बारीक बात कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप तवज्जो उस बात पर थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा। दरअसल बदकिस्मती क्या हुई देश के अंदर, वोहरा जी, जिन लोगों के कंधों पर इस देश के ताने बाने को, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उनसे बहुत ही स्लाइटली पॉलिटिकल चूक हुई और वो एक थिंकिंग लेवल पर हुई। उन्होंने सांप्रदायिकता को एक विचारधारा मान लिया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे ये विचारधारा नहीं, ये फासिज्म है, ये विचारधारा नहीं है। और यही विचारधारा जो सेंट्रल वर्सेस लेफ्ट हुआ करता था, एक समय सेंट्रल वर्सेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के बाद से ये हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डायमेंशन बदली और भारतीय राजनीति सांप्रदायिकता के बनाम धर्मपेक्षता की बाइपोलर पॉलिटिक्स में चली गई, जहां हमने सांप्रदायिकता को एक विचारधारा मान लिया। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। सांप्रदायिकता विचारधारा नहीं है, सांप्रदायिकता एक फासिस्ट बात है जो देश को किसी समय भी तोड़ सकता है और देश के लिए बहुत घातक। बिलाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम हो गई एकदम से आवाज। जी, कैरी ऑन। जी, तो मेरा टेलीफोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। तो देश के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी विवेक ने बहुत अच्छी बात की, हमें हेड ऑन लेने की जरूरत है। तो कांग्रेस काफी समय बाद, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अक्सर ये कहती थी कि अब हमें देश के अंदर एक पॉलिटिकल कॉल लेने की जरूरत है, एक वैचारिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
तो जो बजरंग दल पर पाबंदी है, कांग्रेस ने अपनी उस नीति को रिवाइव किया है। बजरंग दल पर जिस तरह से पाबंदी की बात की है, वहां कांग्रेस ने अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को शो किया है। जिस विचारधारा की देश के अंदर जरूरत है लड़ाई लड़ने की, ये वो कमिटमेंट है जो जो जिसको अगर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे तो यकीनन मैं मानता हूं कि देश के अंदर सेकुलरिज्म का ताना बाना मजबूत होगा, सेकुलर ताकतें मजबूत होंगी और सांप्रदायिक ताकतें एक बार फिर इस आइडियोलॉजी को, और हमने बहुत कमिटमेंट के साथ एग्जीक्यूट किया तो सांप्रदायिक शक्तियां फिर एक बार हाशिए पे जाएंगी। यूपीए 2 में अगर आप देखें तो यूपीए 2 के अंदर कॉम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात की गई थी कांग्रेस में, अपनी मैनिफेस्टो में, लेकिन बदकिस्मती चूक गए। यूपीए 2 के अंदर माइनॉरिटी कमीशन को जुडिशियल पावर देने की बात की गई थी, वहां थोड़ा सा चूक हुई। यूपीए 2 के अंदर सांप्रदायिक शक्तियों पर एक तरह की पॉलिटिकल कॉल राष्ट्रीय कई बार मंथन हुए कि ये सांप्रदायिक शक्तियां जिस तरह से देश के ताना बाने को तोड़ना चाहती है, इसका आखिर इलाज क्या है, इस तरह में कई तरह के मंथन हुए। लेकिन एक कांग्रेस जिस तरह से बीच बीच में डिस्टेबलाइज हुई और कांग्रेस कहीं ना कहीं इंटरनल ड्रिफ्ट का शिकार हुई, उसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने मोटिव्स में पॉलिटिकल कामयाब हुई। लेकिन आज बार फिर अपना आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है पॉलिटिकल विचारधारा पे कांग्रेस, और ये विचारधारा अगर कांग्रेस इसको कैरी फॉरवर्ड करती है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी समाप्त होंगे, कांग्रेस एक बार फिर सेंट्रल पोल की तरह उभर के आएगी और सेकुलरिज्म का ताना बाना एक बार फिर मजबूत होगा और देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की जो प्रॉस्पेरिटी है वो एक बार फिर फले फूलेगी। और इस मौजूदा समय में सांप्रदायिक शक्तियों पर जिस तरह से अंकुश लगाने की जरूरत है, अगर इस समय भी चूक गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अल्टीमेटली 10 तारीख को जो टेस्ट है वो जनता का टेस्ट है। कर्नाटक जो कि पर कैपिटा इनकम में भारत में बड़े राज्यों में सर्वोच्च है, मैं आपको बताऊं, लिटरेसी के अंदर भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो नेशन अपना स्टेट है उनमें से आता है। जीएसटी कलेक्शंस के अंदर सिर्फ 2 स्टेट 10,000 करोड़ से ऊपर पर मंथ कमाते हैं, महाराष्ट्र करीब 24,000 करोड़ और कर्नाटक 11,000 करोड़, बाकी सब 10,000 करोड़ से नीचे है। भारत का एकमात्र शहर, बल्कि दुनिया का वन ऑफ द सिटीज जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिटी है, जहां पे सर्टिफिकेट एंड इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर जो आईटी प्रोफेशनल्स है मोर देन 1 मिलियन, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में ऐसा कोई शहर दुनिया में नहीं है जैसा सिलिकॉन वैली है। ये उनका टेस्ट है, वो जनता का टेस्ट है। मांड्या हासन की जनता, नॉर्थ कर्नाटका की जनता, हैदराबाद कर्नाटक की जनता, शिमोगा की जनता, कोस्टल कर्नाटका की जनता और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन की जो जनता है, ये उनका लिटमस टेस्ट है। वो भारत की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के द्वारा जो कर्नाटक के हमारे दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगा, वोट जरूर दीजिएगा, घर मत बैठिएगा। अगर आपने इतिहास लिखना है तो अभी लिखना है। आप जिसको भी वोट देना चाहें जाइए दीजिए, हम आपको कोई एडवाइस नहीं देंगे, कोई सजेशन नहीं देंगे, ये आपका मताधिकार है। जाइए, वोट दे के आइए। परिवर्तन चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा आज्ञा। बिलाल साहब, विवेक भाई और अखिल स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, शुक्रिया आप सब।